नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 26वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मिट्टी एवं उनके प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका अगर की सिलेबस को दिखाऊँ ना, तो सबसे पहले देखोगे तो भाग दूसरा सामान्य ज्ञान करके दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भूगोल पढ़ रहे हैं। क्या तो भूगोल जो ये चौथा टॉपिक है ना उसको पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो वनस्पति एवं प्राणी समूह के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत मिट्टी और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों तीनों टॉपिक को क्या करेंगे, एक साथ हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें आप लोगों को पढ़ना नहीं है। जो जो चीज़ मैं पढ़ने के लिए बोलूँगा, नोट करने के लिए बोलूँगा, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है, साथ ही नोट करते हुए चलना है। ठीक है, सारे चीज़ों को नोट नहीं करना है, केवल जो चीज़ का मैं नोट करने के लिए बोलूँगा केवल उन्हीं को करना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को रिवीजन भी करना है, तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स भी बनाना आप लोगों को ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा इसके टॉपिक को देखिए। वनस्पति एवं प्राणी समूह, मिट्टी एवं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो थ्योरी ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और आप लोगों का ये जो क्लास है ना वो 2 दिनों के बाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा बहुत मेरा भी पर्सनली काम आ जाता है ना, जिनके कारण मेरे को क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है घर वगैरह। तो इसके वजह से क्या करता हूँ, नहीं आ पाता है जो क्लास होता है वो। तो आज से फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू क्लास को करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसके जो थ्योरी है ना उसको पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को अपने शब्द में सारी चीज़ों को बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो पहले इसमें जो थ्योरी लिखा है उसको पढ़ते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य के सहायता के उपजते हैं। इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वे विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वन में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सर्पीकृत उभयचर पक्षियों, स्तनधारियों कीटों का विचरण होता है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्मा और टुंड्रा। तो ये 4 प्रकार के क्या है, 4 प्रकार के विश्व की जो वनस्पति है ना उसको भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ठीक है, तो चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको नोट करके रख सकते हो कि विश्व की वनस्पति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, वन, घास स्थल, गुल्मा और टुंड्रा। तो ये 4 भाग में बांटा गया है, ये आप लोगों को केवल एक बार याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मिट्टी के विभिन्न प्रकार जलोढ़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी आदि का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो ये मिट्टी के अलग अलग प्रकार हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है, आगे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देश में से एक है, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारे असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। आवास का विनाश, जंगली जानवर का शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण आदि शामिल है। वन्य जीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना केवल इतना ही जो थ्योरी था ना उसको पढ़ना है। इसमें केवल भूमिका टाइप से दे दिया गया है जो थ्योरी है वो। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं ये केवल क्या करना है आप लोगों को ना, जब एमसीक्यू पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप लोगों को मैं ना एक एक चीज़, जो मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो राज्य में कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में कौन सा पाया जाता है, इस प्रकार से अगर आप लोगों को एकदम डिटेल से पढ़ाते हुए चलूँगा ना तो सिलेबस कंप्लीट कराना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस प्रश्न को लेकर के आया हूँ। और उस प्रश्न के आधार पर आप लोगों को ना मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा होता है, और उसके अलावा अलग अलग जो प्रश्न आएंगे ना उसको आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों का ना जितना भी कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। अगर थ्योरी पढ़ाने को बैठूँ तो क्या होगा, पहले थ्योरी लूँगा फिर एमसीक्यू लूँगा,
तो क्या है अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है मैं अपने जो मैंने जो पढ़ा हूँ ना उसके अनुसार आप लोगों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलूँगा, सारी चीज़ों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को केवल केवल ना थ्योरी में उतना ही थ्योरी को पढ़ना था। अब हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले सबसे पहले आप लोगों को खुद आंसर लेना है, कम से कम आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसका। उसके बाद मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों को दो प्रकार के कथन दिया गया है। सबसे पहला कथन दिया है खादर पुरानी एवं बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा कथन दिया है रेंगुन मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक एवं दो दोनों सही है, या ऑप्शन डी एक एवं दो दोनों गलत है। तो आपको बताना है इसका क्या आंसर हो सकता है। और ये प्री बीएड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट होता है इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है वो। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा, फिर आप लोगों को मैं इसका विस्तार पूर्वक आप लोगों को आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो सबसे पहला प्रश्न में ना दो प्रकार के स्टेटमेंट दिया है, और इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहा है खादर पुरानी एवं बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? तो ये जो खादर को पुरानी मिट्टी बोला है एवं बांगर को क्या बोला है, नई मिट्टी बोला है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। खादर जो है ना वो नई मिट्टी होगा और बांगर जो है वो पुरानी मिट्टी होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये खादर एक्चुअल में होता क्या है। खादर क्या है आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खादर उस मिट्टी को कहा जाता है जिसमें ना नदी के किनारे जब ना बाढ़ जैसे आता है ना तो अपने साथ हजारों टन जो मिट्टी होता है वो लाता है, और ला करके ना क्या करता है मैदान में पूरी तरह से बहा देता है। और बहा देने के बाद क्या होता है, वो जो मिट्टी होता है ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। और ये जो खादर होता है ना तो वो नदियों द्वारा लाए गए जो मिट्टी है जो जो मैदान पे ला करके छोड़ देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे खादर कहा जाता है। और ये क्या होता है, नई मिट्टी होता है, नवीन मिट्टी होता है जो नदियों द्वारा ला दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, खादर के नाम से जानते हैं। और ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, और खादर को क्या बोला जाता है, नई मिट्टी या नवीन मिट्टी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार से बांगर जो है ना वो क्या होता है, नदियों से ना बहुत ज़्यादा दूर में होता है, और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो जो मिट्टी होता है वो पुराना होता है। और खादर के अकॉर्डिंग बांदर जो है ना वो बहुत कम उपजाऊ होता है। खादर जो है वो क्या है, नवीन मिट्टी लाता है, जिसके कारण क्या है ना उसमें बहुत सारे पौष्टिक गुण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसमें ना उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होता है। लेकिन बांगर में ना उपजाऊ शक्ति कम होता है क्योंकि वो पुरानी मिट्टी होता है। तो ये आप लोगों को एक शब्द में ध्यान रखना है कि खादर जो है वो नई मिट्टी को कहा जाता है, पुरानी मिट्टी को नहीं कहा जाता। बांगर जो है वो क्या है, वो पुरानी मिट्टी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को ध्यान से पढ़ो। रेंगुन मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो रेंगुन मिट्टी जो है ना वो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। और रेंगुन मिट्टी क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को तीन भागों में बांटा गया, या काली मिट्टी को तीन नामों से जाना जाता है अलग अलग। सबसे पहले कन्हार, भुर्री और रेंगुन। क्या? तो कन्हार, भुर्री और रेंगुन तीन नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, काली मिट्टी जो होता है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, और वो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना, केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक पहला? आप लोग चाहो ना तो इसे नोट करके रख सकते हो। खादर नई मिट्टी को कहा जाता है और बांगर पुरानी मिट्टी को कहा जाता है। नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। करेवा है, तो आपको बताना है करेवा क्या है, और आप लोगों को ना तीन स्टेटमेंट अलग अलग दिया है। सबसे पहला स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। दूसरा, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थ के आंशिक अपघटक से बनता है। ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन
ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 एवं 3 सही, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? करेवा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि करेवा क्या है। करेवा जो है ना उसको स्थानीय भाषा में एक ऊंची पठार बोला जाता है। क्या? एक ऊंची पठार भूमि को करेवा कहा जाता है। और करेवा जो होता है ना वो नरम मिट्टी में ना क्या होता है, केसर, सेब और बादाम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो करेवा जो होता है वो ऊंची जो शिखर पर बसा हुआ जो पठार होता है ना तो उसे कहा जाता है। और ये जो होता है करेवा वो एक नरम ऊंची भूमि होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके अलावा इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला को पढ़िए, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाओ। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक मोटी परत होता है जो क्या होता है ऊंची पठार पर स्थित होता है। और ये जो है ना वो केसर की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा बोला है जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जाफरान क्या होता है, अगर आप लोगों को ये बताऊं ना तो आप लोगों ने केसर सुना होगा ना कि दाने दाने पर केसर का दम। अरे वो गुटखा पान मसाला की बात नहीं कर रहे हैं जी हम लोग। ठीक है, हम लोग ना केवल बात करें जो केसर की जो आता है ना, जो पत्तियां आता है छोटा छोटा, वो काफ़ी सुगंधित रहता है, तो उसे ही जाफरान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे सैफरून भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो जाफरान है ना उसे केसर कहा जाता है, और केसर की खेती के लिए करेवा जो है उपयुक्त होता है। उसके अलावा तीसरा को पढ़िए, मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थ के आंशिक अपघटक से बनते हैं। तो ये भी इसमें जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को पढ़िए, हमारे देश में प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से खालिस्तान क्षेत्र में मौजूद है। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी विनिर्माण, या ऑप्शन डी सेवाएं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी कृषि इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमारे देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से खालिस्तान क्षेत्र में मौजूद है, तो वो कृषि पर मौजूद है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, जो अक्सर हमें क्या होता है दिखाई नहीं देता है। और ये किस क्षेत्र में होता है? कृषि क्षेत्र में होता है। कैसे? तो देखो अधिकतर लोग ये करते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, घर की खेती, तो हम लोग भी क्या करते हैं खेती करते हैं ये सोचते हैं। और खेती तो एक्चुअल में उन लोग करते हैं, लेकिन क्या वो कृषि में उनका किसी प्रकार से योगदान होता है? क्या नहीं होता है। केवल वो क्या करता है अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है उतना उत्पादन कर पाता है। तो वो कृषि में किसी भी प्रकार से उतना ज़्यादा उसका योगदान नहीं होता है। और जो लोग ना कृषि कार्य करते हैं जो निम्न तरीके से मतलब एकदम कम तरीके से वो जो कृषि कार्य करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो बेरोजगारी जब जब दर नापी जाती है ना तो वो बेरोजगारी के अंतर्गत नहीं आता। मतलब जो बेरोजगार का जो आंकड़ा मापा जाता है ना, निकाला जाता है, तो अगर कोई कृषि का कार्य कर रहा है चाहे वो दूसरे की खेत में क्यों ना कर रहा हो, तो वो बेरोजगार नहीं कहलाता है, उसको भी एक रोजगार के माध्यम से माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में उनका जो योगदान है वो कृषि में 1% भी नहीं होता है। तो इसीलिए इस प्रकार के ना जो कार्य है उसे क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। जो एक्चुअल में तो दिखते हैं कि वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उनका किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र में योगदान नहीं होता। और ये जो कार्य है ना वो अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में क्या किया जाता है, दिखाई देता है, पाया जाता है इस प्रकार के। और इनका जो स्रोत है वो केवल कृषि आधारित थोड़ा बहुत रहता है, ज़्यादा उसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होता है उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और ये कृषि कार्य में ही केवल दिखाई देते हैं। और जो लोग कृषि कार्य करेंगे वो क्या होंगे, बेरोजगार की श्रेणी में नहीं नापती गवर्नमेंट जो है वो। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए, सुंदरवन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़, ऑप्शन सी पर्वतीय शीतोष्ण, या ऑप्शन डी मैंग्रोव ज्वारीय। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी मैग्रो ज्वारी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सुंदरवन में किस प्रकार के वनस्पति पाया जाता है? तो सुंदरवन में ना मैग्रो ज्वारी प्रकार के वनस्पति जो है वो पाया जाता है। और वनस्पति किसे कहेंगे? पेड़ पौधे जितने भी प्रकार के वहाँ जंगल में पाया जाता है सुंदरवन में ना, तो वो तमाम चीज़ों को वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। और मैग्रो क्या होता है ये बताओ ना। तो मैग्रो जो होता है ना वो सुंदरवन में देखना, हमेशा आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा होगा, वो दलदली भूमि होता है। ठीक है, दलदली भूमि होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो होता है ना वो वहाँ मौजूद होता है, जिसे क्या बोला जाता है? मैग्रोव बोला जाता है। और वहाँ की जो दलदल भूमि है ना वो खास तौर से क्या होता है? वो सारे के सारे क्या होता है? खारे जल होता है। ठीक है, जहाँ जीवित रहने के लिए ना अनुकूलित और घने जो मैग्रोव वृक्ष है ना वो पाया जाता है। वहाँ केवल जो खारे जल है ना वही वहाँ पाया जाता है, और इसी प्रकार के जो जीव जंतु है वही वहाँ पाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अधिकतर वहाँ ना छोटे छोटे जो झाड़ियाँ पेड़ पौधे जो होते हैं ना वही इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुंदरवन में ना जो वनस्पति जो पाया जाता है वो मैग्रो प्रकार की जो वनस्पति है वो पाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए जैवमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी जीवोम या ऑप्शन डी स्थलमंडल। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है जैवमंडल, इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैवमंडल किसे कहेंगे? तो जहाँ जीवन संभव होता है, जहाँ जीवन पाया जाता है ना, जैसे जल थल वायु, तो ये तीनों क्षेत्र में जो पाया जाता है जीवन ना, तो उसे संपूर्ण क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र होगा वो पूरे के पूरे क्या होगा? जैवमंडल हो जाएगा, जहाँ जीवन संभव होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी नाइट्रोफॉस्फेट, ऑप्शन सी सुपर फास्फेट या ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अमोनियम सल्फेट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, तो धान की फसल के लिए सबसे अच्छा जो उर्वरक होगा वो अमोनियम सल्फेट, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अमोनियम सल्फेट क्या होता है ये जान लो थोड़ा सा। अमोनियम सल्फेट जो होता है ना इसमें 20.6% के लगभग क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये जो अमोनियम सल्फेट जो है ना वो एक अच्छा उर्वरक का उदाहरण है। सबसे अच्छा उर्वरक धान की फसल के लिए, मूंगफली की फसल के लिए, गन्ना के लिए और चाय के लिए, चारों के चारों के लिए ना ये जो उर्वरक है वो सबसे अच्छा होता है। ये जो है ना इसमें उपजाऊपन क्या करता है? बढ़ाता है उसका। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। नागफनी किस प्रकार के वन हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या ऑप्शन डी मरुस्थलीय वन। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय वन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नागफनी किस प्रकार के वन है? तो नागफनी जो है वो मरुस्थल में पाया जाने वाला वन है ना। जी हाँ, और ये एक छोटा सा क्या होता है? पौधा होता है, जो क्या होता है 6 से लेकर के 9 मीटर तक की क्या होता है? इसकी ऊंचाई होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। और ये मरुस्थल में ही पाया जाता है जहाँ एकदम कम वर्षा, मतलब नहीं के बतौर जो वर्षा होता है ना, तो उस इलाके में भी वो क्या करता है? जीवित रह सकता है। तो नागफनी जो है ना बहुत ही कम वर्षा में और बहुत कम पानी के साथ वो जीवित रह सकता है। तो इसीलिए नागफनी जो है ना वो मरुस्थलीय वन कहलाएगा, मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन बी सवाना प्रदेश, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रदेश या ऑप्शन डी मरुस्थलीय प्रदेश।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय प्रदेश इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो पिग्मी जो होता है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब पिग्मी क्या होता है ये आप लोग थोड़ा सा जान लो। पिग्मी जो होता है ना वो मानव का ही एक प्रजाति है जो बौने होते हैं। बौने कितना होते हैं? लगभग 3 फीट से लेकर के 4 फीट सबसे ज़्यादा उसका हाइट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। पिग्मी जो होता है वो लगभग 4 फीट के आसपास होता है और उससे कम भी होता है, और वो क्या होता है वो बौने प्रजाति होते हैं। ठीक है, और ये जो पिग्मी जनजाति के जो लोग होते हैं ना वो अधिकतर अफ्रीका में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। रेंगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रेंगुन मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो आप लोगों को शुरुआती प्रश्न में बताया था ना कि रेंगुन मिट्टी किसे कहा जाता है। तो रेंगुन मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, जिनका 3 नाम है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या होगा? तो सबसे पहले कन्हार, दूसरा होगा भुर्री और तीसरा होगा रेंगुन। तो ये काली मिट्टी को 3 नाम से जाना जाता है, कन्हार, भुर्री और रेंगुन। इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। और ये जो काली मिट्टी है ना वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो रेंगुन मिट्टी या काली मिट्टी जो है ना इसका काला रंग होने का क्या कारण है? तो इसका काला रंग होने के कारण जो है ना वो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है, इसका जो रंग है ना वो काला होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके काला रंग होने के कारण, टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट के कारण ये जो मिट्टी है उसका रंग काला होता है। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो वो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक शीत क्षेत्र है? ऑप्शन ए ट्रेपोस्फियर, ऑप्शन बी मेसोस्फियर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर या ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फियर इसमें करेक्ट हो जाएगा। और मेसोस्फियर किसे कहते हैं? तो मेसोस्फियर जो कहते हैं वो मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं, जो सर्वाधिक शीत क्षेत्र होता है, मतलब ठंडा वाला क्षेत्र होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को ना ये जो अलग अलग जो परत है ना उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले आप लोग ये जो लाइन है ना उसको मानिएगा धरती है, मतलब ये क्या है, भूमि है। और आप लोगों को ना बताऊंगा कि अलग अलग परत कैसे है वायुमंडल में। सबसे पहला जो परत पाया जाता है ना वो सबसे पहला क्या होगा, वो क्षोभ मंडल हो जाएगा सबसे पहला, जिसे क्या कहा जाता है, टोपोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है ना ये सबसे निचली परत होता है, जिसकी औसतम अगर ऊंचाई की बात करोगे ना तो लगभग 12 किलोमीटर तक की ये जो परत है वो पाया जाता है क्षोभ मंडल का, जिसे क्या कहा जाता है, टोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। और इसी मंडल के अंदर ना जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होता है ना, जैसे बारिश का होना, बादल का आना, गरजना, गड़गड़ाहट, जितना भी सारा चीज़ होता है वो क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 12 किलोमीटर के अंदर क्षोभ मंडल या टोपोस्फियर पाया जाता है। दूसरा जो परत होगा वो कौन सा परत होगा, वो संताप मंडल हो जाएगा, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। क्या? तो संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं। और वो जो परत है ना लगभग कितना 50 किलोमीटर तक की ये जो परत है वो पाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये जो संताप मंडल है ना उसमें जितने भी प्रकार के जो यान है ना, मतलब जो हेलीकॉप्टर हो गया, प्लेन वगैरह होगा, वो सारा जो प्लेन है ना वो इसी मंडल में उड़ता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, प्लेन वगैरह जितना भी होता है ना वो सारे यान क्या होता है, इसी में उड़ता है, संताप मंडल में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 50 किलोमीटर तक की ये जो परत है वो पाया जाता है। उसके बाद तीसरा जो परत होगा ना वो मेसोस्फियर हो जाएगा, जिसे मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है ना वो लगभग 85 किलोमीटर के आसपास होता है। और ये जो परत है ना वो सबसे ठंडी परत होता है। ठीक है,
है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी परत में क्या होता है, उल्का पिंड जो होता है ना वो जल करके क्या होता है, नष्ट हो जाता है धरती पर आते आते। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इस परत के बारे में, जो मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं, मध्यमंडल के बारे में। उसके अलावा नेक्स्ट परत जो होगा ना वो तापमंडल के नाम से जानते हैं, जिसे थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये जो होगा लगभग 500 किलोमीटर के आसपास तक की होता है। अगर आप लोग गूगल भी करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो ये जो मंडल पाया जाएगा वो कौन सा मंडल होगा, तो वो ब्रह्मंडल हो जाएगा, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और इसके ऊपर जो होगा ना वो अंतरिक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को इन अलग अलग जो परत है उसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेसोस्फीयर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसमें बोला है कि शीत क्षेत्र है, तो शीत क्षेत्र जो होगा ना वो मेसोस्फीयर हो जाएगा, मध्यमंडल हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई औसतन 85 किलोमीटर के आसपास है। और ये सबसे ठंडा परत होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी परत में क्या होता है, उल्का पिंड जो होता है ना वो धरती पर आते आते जल करके नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए पाइन, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी तेंदू या ऑप्शन डी पसूर। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी तेंदू इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से संबंधित नहीं है, तो वो तेंदू नहीं है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो आप लोग छोटा छोटा खाते हो ना जी गर्मियों के दिनों में तेंदू, तो वही इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम यौगिक, ऑप्शन बी लौह यौगिक, ऑप्शन सी पारा यौगिक या ऑप्शन डी मिट्टी। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी लौह यौगिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे, मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो मिट्टी का लाल रंग जो होता है ना वो लौह यौगिक के कारण होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये जो मिट्टी का लाल रंग होना है ना उसमें आयरन ऑक्साइड के क्या होता है, पूरे मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्या, तो ये जो आयरन ऑक्साइड जो है ना वो लाल भूरे रंग में होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो मिट्टी है ना वो लाल रंग में पाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और लाल मिट्टी में क्या होता है, सामान्यतः पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, ह्यूमस, उसके अलावा फॉस्फेरिक अम्ल, उसके अलावा चूना, मैग्नीशियम आदि जो है ना इसकी क्या होता है, कमी होता है। जिनके कारण क्या होता है, जिनके कारण ना मिट्टी का लाल रंग होता है लौह यौगिक के कारण, ठीक है। लौह यौगिक जो होता है वो उसका अधिकता होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो नदियों द्वारा जो निर्मित मिट्टी होगा वो जलोढ़ मिट्टी ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। आप लोगों को मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था ना कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो लगभग क्या होता है, नदियों द्वारा क्या किया जाता है, अपने साथ ले करके बहा करके लाया जाता है और ला करके छोड़ दिया जाता है, जिसे आप लोगों को बांगर और खादर के नाम से भी बताया था ना। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना उसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं, ये अगर आप लोगों को बताऊं तो जलोढ़ मिट्टी को ना कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं और दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दो भाग में प्रमुखता बांटा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है, कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है। और आप लोगों को ना ये जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर और खादर भी कहा जाता है। बांगर आप लोगों को बताया था ना क्या होता है, बांगर जो होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी होता है। मतलब ये है कि जो नदी होता है वो अपने साथ नवीन परत जो लाता है ना मिट्टी बहुत सारा, वो ला करके ना ज़मीन पर क्या किया जाता है, मैदान पर बिछा दिया जाता है, तो उसे बांगर कहते हैं और ये नई जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक उसी प्रकार से खादर जो होता है वो नदियों के किनारे ना दूर में होता है उपजाऊ भूमि, तो उसे खादर कहते हैं, वो बहुत पुरानी मिट्टी होता है, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप लोगों को याद रखना है। और नदियों द्वारा जो बहा करके लाया जाता है जो मिट्टी ना उसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। शौगौन तथा साल किस वन का उत्पादक है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कटीले वन या ऑप्शन डी पर्वतीय वन।
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सौगौन तथा साल किस वन का उत्पादक है? तो सौगौन तथा साल जो है ना वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के नाम से जानते हैं और उसी का उत्पादक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन किसे कहते हैं अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो उष्ण मतलब गर्मियों के दिनों में ना इसके जो पत्ते होते हैं वो क्या होता है पूरी तरह से झड़ जाता है और बाद में क्या होता है धीरे धीरे फिर से वो नए पत्ते क्या करता है उगने लगता है। तो इस प्रकार की जो रहता है ना तो उसे क्या बोलेंगे उष्णकटिबंधीय बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और अगर आप लोगों को सागौन के बारे में थोड़ा सा इसका विशेषता बताओ ना, सागौन और साल जो वृक्ष होता है उसके बारे में, तो ये दीमकरोधी होता है, मजबूत होता है और इमारती लकड़ी होता है। इसीलिए क्या किया गया है, ये जो सागौन है और ये जो साल है ना उसको क्या किया गया है, सरकारी जो लकड़ी होता है ना, जो गवर्नमेंट का जो संपत्ति होता है उसमें क्या किया गया है, उसको शामिल किया गया है, जिसको काटना पूरी तरह से क्या है अवैध रखा गया है। ठीक है, अपन खास तौर से इंडिया में। तो ये आप लोगों को याद रखना है और इसकी जो औसतन ऊंचाई है ना वो 30 से 40 मीटर तक की होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। भारत में निम्न राज्यों में से कहाँ अधिक सागौन का वन पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कैसे? भारत के निम्न राज्य में से कहाँ अधिक सागौन वन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो सागौन का वन पाया जाता है या वृक्ष पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो सागौन पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अन्य जो राज्य में पाया जाता है वो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और उसके अलावा कौन से राज्य में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु, इसमें भी बड़ी मात्रा में सागौन का वृक्ष पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों के लिए एक कूट प्रश्न है, इसको पढ़िएगा इसके बाद। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से देखिए। सबसे पहला सूची 1 और सूची 2 करके दिया है। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा सूक्ष्म वृक्ष वन, तीसरा दिया है कच्छ वनस्पति और चौथा पतझड़ वन। उसके अलावा सूची दूसरा में पहला सुंदरवन, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा साइलेंट वैली। उसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपको मिलाना है कोट में। तो पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोगों को मैं क्या करूँगा विस्तार पूर्वक इसका आंसर दे दूंगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले आप।